तो सेट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सेट्स कहते किसको हैं। तो सेट का मतलब क्या होता है? संग्रह, यानी कि कलेक्शन। तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन। किसका कलेक्शन? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? जो ठीक ढंग से परिभाषित किया जा सके, उनका संग्रह हमारा क्या होता है? समुच्चय होता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? कि जिसे ठीक ढंग से परिभाषित किया जा सके, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पर्सन टू पर्सन मतलब व्यक्तिगत बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? व्यक्तिगत बदलाव नहीं होना चाहिए। जिसमें व्यक्तिगत बदलाव नहीं होगा वो उसका कलेक्शन हमारा क्या होगा? समुच्चय होगा। इसे थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ए और बी नाम के कोई दो बंदे हैं आपके पास। ये मान लीजिए ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है? ये दो बंदे हैं आपके पास। आपने इन दोनों को एक काम दिया। काम क्या दिया? आपने इनको पहला काम सौंपा कि एक क्लास है, उसमें बहुत ढेर सारे बच्चे हैं। इन दोनों को आपने काम दिया है कि एक क्लास है, उसमें बहुत ढेर सारे बच्चे हैं। आप उन बच्चों में से जो जो टैलेंटेड है उनका हमें लिस्ट बना के दीजिए। तो बुद्धिमान बच्चों का हमें लिस्ट बनाना है, ठीक है? यहाँ पे बुद्धिमान जो बच्चे हैं हमारे, उनका हमें लिस्ट बनाना है। जो बच्चे इसमें हैं क्लास में, उन्हें बुद्धिमान बच्चों का लिस्ट इन दोनों को बनाना है। तो अब अगर ए की बारी आई, जब ए लिस्ट बनाएगा तो ये अपने हिसाब से उन बच्चों को लेगा जो इसके हिसाब से बुद्धिमान है, और जब वही लिस्ट बी बनाएगा तो बी भी उन्हीं बच्चों को लेगा जो इसके हिसाब से बुद्धिमान है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके हिसाब से कुछ और ही बच्चे बुद्धिमान होंगे और इसके हिसाब से कुछ और बच्चे बुद्धिमान होंगे। मतलब इन दोनों के बीच व्यक्तिगत बदलाव होगा, ठीक है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। तो ये एक समुच्चय नहीं है, इसे हम लोग समुच्चय नहीं कह सकते। समझ गए आप लोग? यहाँ से ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे हमने जो लिखा था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यही है कि इसे ठीक ढंग से परिभाषित किया जा सके, इनके अंदर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया, इसके हिसाब से कुछ और ही बच्चे बुद्धिमान हैं, इसके हिसाब से कुछ और ही। तो यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। अब दूसरा चीज देखिए यहाँ पे। अब मैंने इन्हीं दोनों को एक काम ये दिया उसी क्लास में कि आप उन उन बच्चों का लिस्ट हमें बना के दीजिए जिनके नंबर 80% के ऊपर हैं। तो 80% के ऊपर, अब यहाँ पे देखिए एक क्राइटेरिया लग गया 80%। तो 80% के ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनका हमें लिस्ट बना के इन दोनों को देना है। तो ये दोनों अब समान लिस्ट बनाएंगे। ये ए भी उतने ही बच्चों का लिस्ट बनाएगा जो 80% के ऊपर हैं, और बी भी ईमानदारी से उतने ही बच्चों का लिस्ट बनाएगा जो 80% के ऊपर हैं। तो यहाँ से ये वेल डिफाइंड हो गया। तो ये यहाँ पे व्यक्तिगत बदलाव नहीं होगा, तो ये हमारा समुच्चय है। तो यहाँ से इतना चीज आपको पता चल गया होगा कि समुच्चय कहते किसको हैं। तो समुच्चय का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? ठीक ढंग से परिभाषित वस्तुओं का समूह हमारा क्या है? समुच्चय होगा, ठीक है? समुच्चय को निरूपित करने के लिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सिंबल्स को देख लेते हैं। तो सिंबल्स में देखिए, एक सिंबल आपका प्रयोग होता है इस टाइप का। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि संबंध ये बताता है। बिलोंग्स टू मतलब ये संबंध बताता है। और इसी के जैसा होता है, यहाँ पे एक क्रॉस लगा देते हैं, इसे काट देते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू, ये संबंध नहीं है। और एक सिंबल यहाँ पे प्रयोग करते हैं एन।
तो n आपका क्या होता है, ये आपका होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। एक सिंबल यूज होता है आपका W, ये होता है आपका होल नंबर। होल नंबर, अच्छा होल नंबर किसे कहते हैं, जो जीरो से आपका शुरू होता है उससे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। एक सिंबल यूज होता है आपका Q, ये यूज होता है आपका रैशनल नंबर के लिए, रैशनल नंबर। अगर इन सब नंबर को आपको नहीं पता तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर और रियल नंबर इसे समझाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर R आपका यूज होता है रियल नंबर, इसे वास्तविक संख्या हम लोग बोलते हैं। एक नंबर और यूज होता है आपका Z, इसे बोलते हैं हम लोग इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, तो ये आपका इंटीजर नंबर होगा। एक सिंबल यहाँ पे प्रयोग होता है इस तरीके का, या फिर ऐसे होगा, या फिर आपका इस तरीके का होता है। इस सिंबल का मतलब होता है आपका सच दैट, सच दैट, ऐसा ही, लगभग ऐसा ही, ठीक है, इसका मतलब सच दैट होता है। तो यहाँ से ये आपके सिंबल्स हो गए। तो यहाँ से सिंबल्स को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो इन सब का यूज आपको आगे चल के होने वाला है। और फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो सेट होता है उसको हम लोग निरूपित कैसे करते हैं ना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी समुच्चय का निरूपण, समुच्चय, यहाँ पे समुच्चय, ठीक है, समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, तो इसकी दो विधियां होती हैं। पहली आपकी होती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसके हिंदी में बोलते हैं सूची विधि, सूची विधि। दूसरा आपका होता है टेबलर फॉर्म, टेबलर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। इसका हिंदी होता है आपका समुच्चय निर्माण विधि, ये इसका मतलब होता है आपका समुच्चय निर्माण विधि। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, इनमें अंतर क्या होता है। तो कुछ अंतर नहीं होता। यहाँ पे देखिए जो टेबलर फॉर्म होता है इसको हम बस डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं, डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब उसका एक परिभाषा लिखते हैं उसमें। और रोस्टर फॉर्म में उसको एज इट इज अंकों के रूप में ही दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे संख्या ले लिया a। अच्छा, समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और उसको कामा से अलग करते हैं। कर्ली ब्रैकेट आपका ये वाला ब्रैकेट, ये आपका कौन सा होता है, कर्ली ब्रैकेट, तो इसी के अंदर रखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई संख्या रख लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे संख्या आपने इसको रख लिया। फिर यहाँ पे एक समुच्चय का नाम दीजिए सेट ए, सेट ए आपका है, इतना दिया है 1 2 3 4 5 6। तो ये फॉर्म जो होगा आपका, इसे हम लोग बोलेंगे सूची विधि, यानी कि ये रोस्टर फॉर्म है आपका, रोस्टर फॉर्म। अगर इसको हमें टेबलर फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि फॉर्म में बदलना है, तो इसको कैसे बदलेंगे। तो यहां से सेट ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर x such that इसका बिलोंग्स टू, सच दैट बिलोंग्स टू n। हमने आपको इसके पहले इसके सिंबल्स बताए थे। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, सच दैट, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो ये सब आपके 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर हैं, क्या है आपके नेचुरल नंबर हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x आपका ऐसा है जो संबंधित है इससे,
n यानी कि प्राकृतिक संख्या से, ठीक है। एंड और क्या है इसमें, x जो है आपका छोटा है किससे, 7 से। यहाँ पे 7 का मतलब ये 6 तक ही है, 7 से अधिक मतलब 7 से कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये आपका फॉर्म कौन सा हो गया, टेबलर फॉर्म। ये फॉर्म आपका हो गया टेबलर फॉर्म। इन सब का यूज हमें आगे चल के करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन लगाएंगे एक्सरसाइज 1.1 का, तो ये सब चीजें आपको इसमें मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज क्या है, हमारा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन फॉर्म में हो गया ना आपका, ये एज इट इज था, इसको हमने डेफिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये रोस्टर से टेबलर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में भी दिया है आपको, टेबलर फॉर्म दिया है उसे रोस्टर में कन्वर्ट करना है, या फिर रोस्टर दिया है तो उसे टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंबल का आपको याद करना है कि सिंबल से ही आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से समुच्चय में 2-3 चीजें और आपको ध्यान देनी है। एक तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कोई भी संख्या जब रिपीट हो ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपका सेट दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 1 2 3 2 4 5 5, ठीक है, फिर 4 ऐसे करके दिया हो, तो इनका जो सेट हमें लिखना होता है ना, तो ये जो रिपीटेड संख्या होती हैं इनको बस एक ही बार हमें लिखना होता है। तो इसका सेट होगा 1 2 3 4 5, बस। यहाँ पे जो रिपीटेड संख्याएं होती हैं इनका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए इसका क्रम जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 3 2 1 5। तो इससे आपका कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये सब चीजें सेम होनी है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि जो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, वही उनका ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक समुच्चय दिया था 1 2 3 4 और 5, ये आपका एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक समुच्चय दिया हुआ है। तो इसमें ऑर्डर कितना होगा इनका, ऑर्डर मतलब ऑर्डर को ऑर्डर ही बोलते हैं ना, क्रम ऐसा कुछ। तो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे वही उनका ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 एलिमेंट है इसमें, ऑर्डर इसका कितना होगा, ऑर्डर इसका 5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, तो वहां पे जो भी चीजें आएंगी उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके सामने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इनको लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि व्यक्तिगत बदलाव किन किन समुच्चयों का होता है, किन किन समुच्चयों का नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का कलेक्शन यानी कि संग्रह बताना है। अच्छा, जे जो हमारे वर्ष में महीने कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर। तो यहाँ से पूछ रहा है कि जे कितने में आ रहा है, तो देखो किस में आता है, जनवरी में आता है, जनवरी, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त, फिर जुलाई में आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, बस 3 में ही आना है इसमें, जनवरी जून और जुलाई। तो 3 में तो आ रहा है, तो यहाँ से डिफिनिट है कि बस 3 में ही आएगा, ठीक है। ये वेल डिफाइंड हो गया। इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक समुच्चय है। तो यहाँ पे हमने इसको सही मार्क लगा दिया कि ये हमारा एक समुच्चय होगा, ठीक है। अब सेकंड वाले में आके देखते हैं। सेकंड वाले में कह रहा है कि भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे व्यक्तिगत बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सभी लेखक हैं हर इंसान के लिए अलग अलग होंगे। कोई प्रेमचंद को प्रतिभाशाली मान रहा है, तो कोई भारतेंदु हरिश्चंद्र को मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत बदलाव होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा जो सेकंड वाला नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा समुच्चय नहीं है, यहाँ पे व्यक्तिगत बदलाव हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। अच्छा, यहाँ पे भी देख के ही पता चल रहा है
कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हम लोग किसको मानेंगे, सबका अपना अपना आइडियल बल्लेबाज होता है। किसी को विराट कोहली पसंद है तो किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है। तो विराट कोहली किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ है तो किसी के लिए सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ये भी यहाँ से व्यक्तिगत बदलाव इसमें होगा, यानी कि यहाँ पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बताइए। तो इसका हम लोग कलेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास क्लास में जितने बच्चे होंगे वो काउंट करेंगे तो वहाँ पे हमें संग्रह निकलेगा। अगर दूसरा भी उसे काउंट करेगा, मान लीजिए हमने काउंट किया 40, तो दूसरा भी काउंट करेगा ईमानदारी से तो 40 ही निकलेंगे। तो यहाँ से व्यक्तिगत बदलाव तो नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ से ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, ये समुच्चय होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह बताइए। तो 100 से कम, तो 100 से कम जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं उनका हमें संग्रह बताना है। तो 100 से कम क्या हो सकता है आपका, देखिए प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 ऐसे लेके कहाँ तक, ये 99 तक हमारी संख्याएं होंगी। ये भी डेफिनिट है, वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा, हमारा एक समुच्चय होगा, इसे परिभाषित किया जा सक रहा है। अच्छा, अब अगले में आते हैं जिसमें कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो इसको भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने कोई एक गिना चुना ही उपन्यास लिखा होगा, तो उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति भी उसे देखेगा, वो भी उतने ही उपन्यास बताएगा जितने कि हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल डिफाइंड है, तो ये एक समुच्चय होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह आपको बताना है। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वो जो हमारा 0 से शुरू होता है, और सम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा रखा है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हमेशा यूज करेंगे। तो कभी भी आप सेट लिखिए तो कर्ली ब्रैकेट हमेशा यूज करिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है सम पूर्णांकों का संग्रह। तो यहाँ से देखिए हमें पता है जो पूर्णांक यानी होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है। तो 0 फिर 2 4 8, तो हमारे ये जितने भी सम पूर्णांक हैं इसको हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने प्रश्न आएंगे कोई दूसरा व्यक्ति भी उतना ही प्रश्न हमें बताएगा, तो यहाँ से भी ये डिफाइंड हो जाएगा, तो ये आपका समुच्चय होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें क्या कह रहा है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यहाँ पे बात गलत हो गई। यहाँ पे क्या कि खतरनाक जानवर ये डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा जानवर खतरनाक है। मान लीजिए मेरे लिए शेर खतरनाक है, तो किसी के लिए शायद बिल्ली ही खतरनाक हो जाए, ठीक है। जैसे कोई छिपकली से डरता है तो कोई चूहों से डरता है, तो यहाँ से डिफाइन नहीं हो सकता कि किसके लिए कौन खतरनाक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या होगा, ये समुच्चय नहीं होगा। इतने बात आगे समझ में आपको, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है, कह रहा है मान लीजिए एक समुच्चय ए बराबर दिया है आपका 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आपको ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए किससे, आपका ये जो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये 2 सिंबल हमने आपको बताए थे, मतलब इसका मतलब संबंध होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसी को भरना है। तो इसको देखिए कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो ए है इसमें टोटल 6 एलिमेंट हैं। कह रहा है 5 का संबंध ए से है, तो इसमें देखिए यहाँ पे 5 तो है ही, तो यहाँ से 5 का संबंध ए से है, तो यहाँ पे बिलोंग्स का हम लोग सिंबल यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है 8 का संबंध ए से है, तो यहाँ पे 8 तो कहीं दिख ही नहीं रहा हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 8 का संबंध ए से नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि 0 का संबंध ए से है, तो 0 का संबंध ए से नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहा है 4 का, तो 4 का भी देख सकते हैं, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 4 का संबंध ए से है, तो यहाँ पे इसका बिलोंग्स का सिंबल लगा देंगे।
इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 2 भी है, तो 2 का संबंध ए से बिल्कुल है, तो बिलोंग्स का सिंबल लगेगा। कह रहा 10 का सिंबल ए से है, तो 10 का यहाँ से देखिए 10 जो है ए से संबंधित है ही नहीं, यहाँ पे 10 है ही नहीं, तो यहाँ पे 10 जो है ए से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे बस यही पूछ रखा था, तो यहाँ से प्रश्न नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितना है, 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समुच्चय ए दिया है, यहाँ पे ए आपका एक समुच्चय है। कह रहा है एक्स इज सच दैट, एक पूर्णांक है और इतना। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ ऊपर पढ़ लीजिए कि यहाँ पे दे रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर आपने 2 फॉर्म पढ़ा था अभी तक, एक टेबलर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म। अच्छा टेबलर फॉर्म क्या होता था, वो थियरी दिया रहता था उसमें, मतलब डेफिनेशन दे रखता था। फिर रोस्टर फॉर्म क्या होता था, उसको डिजिट फॉर्म में होता था। तो यहाँ पे देखिए ये आपका टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है, कह रहे इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, आप इसके हिसाब से इसको सेट करके बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स इज सच दैट का सिंबल होता है ये वाला, अब मैंने आपको पहले से बता रखा है। कह रहा है कि एक्स एक पूर्णांक है और जो एक्स है आपका वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ये एक्स जो है आपका -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे हमें नोटिस करना पड़ेगा कि एक्स हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो इसका मतलब ये है कि नंबर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका समुच्चय हम लोग कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे मतलब हल कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जो x है हमारा वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है और क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ से जब सेट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, फिर -3 से तो बड़ा है। अच्छा -2 जो है आपका बड़ा है किससे, -3 से, मतलब जितने भी माइनस अंक बढ़ता जाता है इसका मतलब वह है कि वो उतना उधार लेके रखा है उसमें, है ना। तो फिर यहाँ देखेंगे तो -3 से इसको बड़ा रखना है, ठीक है। तो -3 से जब बड़ा रखना है तो इसका मतलब -2 रखना है, -3 से बड़ा रखना है तो मतलब -2। फिर यहाँ से फिर इसके बाद क्या आएगा, -1, फिर इसके बाद 0, फिर प्लस में जाएगा अंक 1 2 3 4 5 और 6। 7 बार नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, जो x हमारा पूर्णांक है जिसे हमने पूर्णांक मान रखा है वो 7 से छोटा है, मतलब 6 ही तक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, रोस्टर फॉर्म में। पहले का आंसर आपका ये रोस्टर फॉर्म में हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे रब कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सॉल्व करना है किसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि x इज सच दैट ना, यही तो कह रहा है कि x जो है आपका ऐसी संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है आपका, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी संख्याएं हैं ये टोटल हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए जो b का हमारा सेट दिया है, यहाँ पे कह रहा है x जो है वो 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज करिए, फिर 1 2 3, यहाँ से 4, फिर 5, फिर 6 से कम है, बस 5 तक ही रहने दीजिए। तो ये बी का आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है सी एक समुच्चय दे रखा है आपसे कि x जो है उसमें ऐसा है, x इज सच दैट मतलब x ऐसा है जो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो प्राकृतिक संख्या आपके पास होगी ही होगी और साथ साथ उन दोनों का योगफल 8 होगा। तो उसका हमें इसको हमें किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे टेबलर फॉर्म दे रखा है, मतलब डेफिनेशन दे रखा है, इसको हम डिजिट में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं आपकी जो 2 अंकों की जो
जिनका ऐड करने पे 8 है, तो एक तो आपका 17 हो गया, 7 और एक 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 17 के बाद आपका 19 20 21 22 नहीं होना है, 25 2 5 2 7, फिर 6 2 8 26 आपका हो जाएगा। 26 मतलब 6 और 2 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर कितना करना है, फिर इसका योगफल, फिर यहाँ से 35 है ना, 5 3 8 हो जाएगा। फिर आपकी 44वीं संख्या हो सकती है 4 4 8। फिर क्या ऐड करना है, 49 भी नहीं होगा, 51 52 53, तो 53 हो सकता है आपका 53, यानी 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा। फिर 53 का आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो 60 भी नहीं होना, फिर 61 62 63 6 3 9 ज़्यादा हो जा रहा है, 62 का हो जा रहा है, तो 6 2 8, ठीक है, 62 भी हो जाएगा। फिर आपका 71 ना, 71 मतलब 7 और एक 8 हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका कौन सा बचता है, 80, मतलब 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये समुच्चय बन जाएगा। इसका किस फॉर्म में है आपका, ये रोस्टर फॉर्म में बन गया। तो इसके बाद आप जितनी भी संख्या लेंगे वो फिर 8 से ज़्यादा उसकी वैल्यू आएगी जोड़ने पे। तो दूसरे और तीसरे का आंसर आपका हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, यहाँ से चौथा क्वेश्चन नंबर चौथे का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समुच्चय आपको दिया है डी, या ना, ये सी वाला समुच्चय था, एक डी दिया है। कह रहा है एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। क्या कह रहा है, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। तो यहाँ से देखिए डी जो आपका देगा उसको क्या लिख सकते हैं, तो 60 से अभाज्य संख्याएं ऐसी कौन सी है जो 60 को विभाजित कर देंगी। तो देखिए यहाँ से 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 एक अभाज्य संख्या है, ये 60 को डिवाइड कर देगा, 60 को काट देगा, इसका आधा कितना आएगा आंसर, 30 आएगा। और एक अभाज्य संख्या आपके पास 3 है, ये भी 60 को डिवाइड कर देगा, डिवाइड करने पे 20 आएगा। और एक संख्या आपकी कौन सी हो सकती है, 5, ठीक है, तो 12 पंजे 60, ये भी डिवाइड करेगा तो इसका वो आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। तो अभाज्य संख्या ये 3 है, ये डिवाइड करने पे 60 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आपका चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 और 5। फिर चौथा क्वेश्चन हो गया। फिर पांचवे पे आते हैं। पांचवा कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय बताइए। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि समुच्चय में कोई भी वर्ड कभी भी रिपीट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हमें बस वही करना है, जो वर्ड यहाँ पे बार बार रिपीट हुए हैं उनको एक सिंगल फॉर्म में ही रखना है। तो यहाँ पे ई का समुच्चय निकाल रहे हैं हम लोग, तो कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। अच्छा, टी हमारे पास 2 है तो एक ही बार टी यूज करेंगे, है ना। फिर आर हमारे पास 2 है तो आर जो है एक ही बार आपको यूज करना है। और ये चीज याद रखनी है आपको, हमेशा यहाँ पे कोमा के अंदर इसको सेपरेट करके रखना है, मतलब अलग करके रखना है ना। तो जी हमारा एक ही बार है तो इसको यूज करेंगे, सॉरी जी के पहले क्या होता है, आई ना, तो आई हम यूज कर लेते हैं यहाँ से। फिर जी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ओ हमारा डबल है तो एक ही बार यूज करेंगे। और फिर यहाँ से एन, एन हमारा एक ही बार है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर एम, एम भी हमारा एक ही बार है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ई हमारा कितनी बार है, एक ही बार है तो यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा वाई है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, रोस्टर फॉर्म में, किसका, क्वेश्चन नंबर आपका डी जो दिया था, क्वेश्चन नंबर पांचवा का रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है छठा, जो एफ फॉर बेटर वाला दिया है। तो यहाँ से इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन दिया है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, एफ कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं उसको एक सिंगल फॉर्म में रखेंगे। बी, यहाँ पे टी हमारा ई दो बार है तो एक ही बार रखना है, टी हमारा 2 बार है तो एक ही बार रखना है। फिर आर हमारा एक ही बार है, तो यहाँ से इस तरीके का जो हमारा ये फॉर्म जो बनेगा वो हमारा कौन सा होगा, रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि यानी कि टेबुलर फॉर्म में व्यक्त कीजिए। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, उसमें हमारा रोस्टर फॉर्म में
व्यक्त करने के लिए बोला था, वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हमें दिया हुआ था, मतलब डेफिनेशन के रूप में दिया हुआ था, हम उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए थे इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये रोस्टर फॉर्म में आपको दिया है, इसको आपको टेबुलर फॉर्म में व्यक्त करना है, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि, इसे सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अब हमें डिफिनीशन के रूप में लिखना है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे संख्याएं दी हुई है 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 और 12। तो सबसे पहले ये संख्याएं हैं क्या, तो सबसे पहले ये संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या है, ये तो हमें पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब संख्याएं हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ से पता चल गया कि ये हमारी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और ये 3 का गुणक भी है। यहाँ से देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, दो चीजें पता चल गई, एक तो प्राकृतिक संख्या है, दूसरी क्या है, ये आपका 3 का गुणक है, और ये संख्या किससे छोटी है, 15 से। भाई 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो 15 से तो छोटा ही है 12, इसका मतलब ये 15 से छोटी है। तो 3 चीजें हमें यहाँ से पता चल गई, तो उन्हीं 3 चीजों को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे होंगे, यहाँ से मान लीजिए कोई सेट ए है, इसको करली ब्रैकेट के अंदर रखना है। अच्छा, टेबुलर फॉर्म का मतलब एक डेफिनेशन के रूप में इसको लिखना है, एक परिभाषा के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज सच दैट, ठीक है, सच दैट मतलब ऐसा है। यहाँ पे देखिए पूरा हम लोग सिंबल का ही यूज करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है सिंबल को लेके, ये सिंबल किसका होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है कि x इज सच दैट, अब x क्या है आपका, एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, और क्या है इसमें, जो 3 का गुणक है, 3 का गुणज है या फिर गुणक है, और क्या दिख रहा है इसमें, ये संख्या जो x है आपकी वो छोटी है किससे, 15 से। तो इस फॉर्म, ये जो हमारा फॉर्म बन गया, ये करली ब्रैकेट के अंदर जो हमने डेफिनेशन लिखा, ये हमारा टेबुलर फॉर्म में हो गया इसका। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड वाला मान लीजिए कोई सेट बी दिया है आपको करली ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि संख्या प्राकृतिक संख्या तो है ही, प्लस ये 2 की पावर n के रूप में चला। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, अब 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, और इसको 16 को 2 की पावर 4, और 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3, फिर 4 और 5, इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 की पावर n के रूप में चल रहा है, जहाँ n इक्वल टू क्या है आपका 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए सेट बी जो है आपका वो कुछ इस तरीके से इसमें लिखाएगा कि x इज सच दैट, x आपका ऐसा है जो, ठीक है, बराबर है किसके, 2 की पावर n के। भाई 2 की पावर n के रूप में ही तो चल रहा है, जहाँ n आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3 और 4, 5, ठीक है। तो फिर यहाँ से सेपरेट कर रहे हैं, कॉमा से अलग कर रहे हैं, और इसको क्या लिखेंगे, n आपका क्या है, संबंधित है प्राकृतिक संख्या n से। ये पता है आपको सिंबल, इसका मतलब क्या होता है आपका, बिलोंग्स टू, मतलब जो होगा स्मॉल n है वो प्राकृतिक संख्या है। भाई 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आपकी प्राकृतिक संख्या है। और क्या दिख रहा है इसमें, इसमें आपको और क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है जो n की वैल्यू है, n मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर वाली, वो हमेशा क्या है, छोटी रहेगी या तो बराबर रहेगी किसके, 5 के। इससे अधिक इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, या तो 5 होगी या फिर इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये फॉर्म जो हो गया आपका, ये टेबुलर फॉर्म में हो गया आपका, डेफिनेशन फॉर्म में यानी सिंबल के फॉर्म में इसका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो मान लीजिए कोई सेट आपको सी दिया है। अच्छा, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, ये भी किस फॉर्म में चल रहा है, ये 5 के
के पावर n, देखिए यहाँ से 5 का जो करेंगे तो 5 के पावर 1 इक्वल टू 5, 5 के पावर 2 इक्वल टू 25, 5 के पावर 3 इक्वल टू 125, ये ऐसे तो चलेगा। तो यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, वही सेम चीज है ना इसमें भी, ये आपका 5 के पावर n के रूप में चल रहा है। यहाँ से देखिए 5 के पावर n के रूप में चल रहा है, इसको अगर लिखना हम चाहेंगे तो 5 के पावर 1 और फिर यहाँ पे 5 के पावर 2, फिर 5 के पावर 3, फिर 5 के पावर 4, इस तरीके से ये चलेगा। इसको थोड़ा सा और समझेंगे, डिफिनेशन के रूप में देखेंगे तो क्या होगा, जो सेट होगा आपका सेट बी, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज सच दैट x जो है वो बराबर है किसके, 5 के पावर n के, और n जो है यहाँ पे आपका क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, और n की वैल्यू या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी किसके, बस 4 के। तो यहाँ से ये आपका जो फॉर्म बन गया टेबुलर फॉर्म, वो क्वेश्चन नंबर 3 का टेबुलर फॉर्म यहाँ पे हो गया। फिर आगे देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है 2 4 6 ऐसे डैश डैश करके दिया हुआ है आपको। तो कह रहा है बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई आपका सेट डी है। अच्छा, सबसे पहले ये तो प्राकृतिक संख्या है, आपको पता है ये एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कौन सी प्राकृतिक संख्या है, ये सम है, मतलब इवन है, यानी 2 4 6 8 10 ऐसे चलता हुआ जाएगा, इसमें विषम संख्याएं नहीं आनी है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि x इज सच दैट, यहां से x एक क्या है, सम, ठीक है, क्या सम है, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे हमें बस यही समझ में आ रहा है क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, वो भी कैसी है, सम है, यानी इवन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कोई सेट ई आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसको हम क्या ले सकते हैं, आप देखिए यहाँ से ये साथ साथ आपको क्या दिख रहा है, ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है आपको, जिसे आपका 4 है, ये 2 का स्क्वायर बनेगा, 9 है, ये 3 का बनेगा, ठीक है। फिर आपका 16 आ सकता है, तो ये 4 का बन सकता है, ऐसे ऐसे करके स्क्वायर ही बनेगा ये। यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, फिर ये 2 का स्क्वायर आपका 4 के बराबर होगा, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपका 9 के बराबर होगा, ऐसे चलता हुआ ही जाएगा। फिर लास्ट में जो आपका 10 है, जो आपका 10 है वो क्या होगा, आपका 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये साथ में आपको क्या दिख रहा है, ये एक प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है ना, ये 1 2 3 4 5 ये सब आपकी प्राकृतिक संख्या है, प्लस साथ साथ आपको क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर है, इसका वर्ग है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x जो है प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, ठीक। यहाँ पे ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं। तो x इज सच दैट, x जो है आपका जो प्राकृतिक संख्या n है उसका स्क्वायर है, और साथ में आपको क्या दिखाना है कि n आपका संबंधित है किससे, प्राकृतिक संख्या n से, और आपको क्या दिखा है कि n जो है उसकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी 10 से, या फिर उससे छोटी होगी। यहाँ से इतना सब क्लियर हो गया। यहाँ पे n आपका क्या है, ये वाला 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे चलता हो जाएगा जो। तो ये फॉर्म जो है गया आपका, ये आपका टेबुलर फॉर्म में हो गया। टेबुलर मतलब आपको सिंपल से समझ जाना है, इसके डेफिनेशन या फिर सिंबल के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं इसी वक्त। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न समुच्चयों को सभी अवयवों को सूचीबद्ध करो। इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से कह रहा है कि x इज सच दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है आपका, तो ये संख्याएं जो होती हैं आपकी 1 2 सॉरी 2 नहीं है आपका, विषम प्राकृतिक संख्या आपकी 1 3 फिर 5 7 ना, ऐसे लेके 9
ऐसे लेके आपका जाता है, ये आपकी विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इन्हीं का हमें समुच्चय बताना है। तो हमारा कैसे हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बराबर हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर समुच्चय बनाना है, तो 1 3 5 7, ऐसे पता नहीं कितनी बार जाएगा ये, है ना। तो ये आपका फॉर्म हो गया। ये जो आपका डेफिनेशन फॉर्म में दिया था, ये आपका डिजिट के फॉर्म में बन गया। इसी प्रकार से दूसरा वाला देखेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको रखना है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो दूसरा वाला कैसे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि x इज सच दैट, एक पूर्णांक संख्या है जो x जो है आपका -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अच्छा, -1/2 का मतलब क्या होता है आपका, -0.5, -0.5, और 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4.5 और फिर 0.5 ऐसे आना है। तो कह रहा है कि इन्हीं के बीच में है ये संख्या, और क्या है, एक पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक मतलब पॉइंट में नहीं है ना। तो इन्हीं के बीच में होना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट है आपका, तो वो संख्या आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं। अच्छा, माइनस, पहले यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए फिर बनाते हैं इसको। यहाँ पे -0.5 और यहाँ से देखिए -0.5 और क्या है आपका 4.5, इन्हीं के बीच में संख्याएं होनी है, ठीक है, इन्हीं के बीच होनी है। इसी के बीच जो संख्या होंगी वही हमारा इसका आंसर होगा। तो इसके बीच हमारी संख्या कौन सी हो सकती हैं। अच्छा, -0.5 है, इसके पहले कौन सी संख्या रही होगी, 0 रही होगी, है ना। तो यहाँ से देखिए संख्या कौन कौन सी हो सकती है आपकी, 0 हो सकती है, फिर 1 2 3 फिर 4, बस इतनी संख्या हो सकती हैं, क्योंकि इसके बाद जाएंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो इसके इन्हीं के बीच में ये लाई करेगा, है ना। इन दोनों के बीच में बस इतनी संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। तो यहाँ से जब सेट बनाएंगे तो बी का सेट क्या बनेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 3 और 4, है ना। तो ये आपका डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x ऐसा है जो एक पूर्णांक है और जिसका स्क्वायर, ठीक है, जिसका स्क्वायर आपका 4 से छोटा है या तो 4 के बराबर है, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो पूर्णांक संख्याएं हैं, तो यहाँ से देखिए कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर आपका 4 से छोटा या 4 के बराबर हो सकता है। तो एक तो सबसे पहले 2, ठीक है, यहाँ से 2 से शुरू करिए, -2, फिर -1, फिर आपका 0, फिर आपका कौन सा आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर 2, बस यही संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे -2 का तो 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, मतलब इनको स्क्वायर करने पर 4 ही आएगा। करने का मतलब ये है हमारा। तो वो संख्या आपकी कौन कौन सी हो गई, -2, -1, 0, फिर 1 और 2। तो ये आपका सी वाले का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आप यूज कर सकते हैं, इनका स्क्वायर करने पे ये 4 से ज्यादा नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा का देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि x इज सच दैट, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अच्छा, यहाँ लॉयल में देख लीजिए, इसको सिंपल से कन्वर्ट कर दीजिए आप। जो डी का समुच्चय कैसे बनेगा आपका, एल आपको एक ही बार यूज करना है। यहाँ पे इसका कंडीशन समुच्चय का क्या होता है कि जो संख्या डबल हो से एक ही बार लिखिए। एल ओ, यहाँ पे कॉमा लगाइए, एल फिर ओ, फिर यहाँ से वाई, फिर ए, बस ये संख्याएं बस होंगी। यहाँ पे एल 2 बार था तो एल को एक बार मैंने यहाँ से लिख दिया, तो यहाँ इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे हैं कि x इज सच दैट, x का ऐसा महीना है, ठीक है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो भाई ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, है ना। तो सबसे बढ़िया आपको काउंट करने का जो ट्रिक होता है वो आप ऐसे अपना मुट्ठी बांधिए, ठीक है। तो यहाँ से गिनना शुरू करिए, जनवरी, फिर गड्ढे वाला फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, ठीक है, ऐसे गिनना शुरू करिए। तो यहाँ से देखिए जो आपके ये ऊपर वाले हड्डी वाले जो महीने आएंगे वो आपके 31 के होंगे।
और जो बीच वाला अंदर वाला आएगा वो 30 का होगा। तो यहाँ जनवरी 31 की होगी तो फरवरी 30 का होगा, ठीक है, यानी 28 का फरवरी, फिर मार्च आपका 31 का, फिर अप्रैल आपका 30 का, ठीक है, फिर जून, ऐसे करके आपका चलता जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून, इसी तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो काउंट करने पे जो हमारे मंथ होंगे, है ना, तो फरवरी ना, फरवरी, फिर अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये जो महीने हैं, कौन कौन से महीने, यहाँ से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो कह रहा है, यहाँ से देखिए आपका जो फरवरी है, फरवरी और अप्रैल, फरवरी, अप्रैल, जून, और फिर कौन सा हो सकता है आपका सितंबर, और फिर आपका नवंबर, ये महीने जो होते हैं, ये बाकी ये महीने छोड़कर बाकी सब कौन से होते हैं, वो आपके 31 के होते हैं, है ना, बाकी सब 31 के होते हैं, यही जो है ये आपके 30 के होते हैं। तो यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा वो इन्हीं महीनों का बनेगा, बाकी सब क्या होंगे, 31 के होंगे। तो यहाँ से ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर इसको यूज कर लेना है। तो ये जो आपका आंसर बनेगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर बनेगा। ई आपका सेट है ना। तो यहाँ से हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं हम लोग साथ में। कह रहा है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अच्छा, व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन आपका जो वॉवेल्स होते हैं, है ना, स्वर, उसको छोड़कर जो भी बचता है वो आपका व्यंजन होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है कितने वॉवेल्स होते हैं, यानी तो आपको पता है 5 होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ये आपके 5 वॉवेल्स टोटल होते हैं। अब इनको छोड़कर जो बचते हैं वो हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है। तो यहाँ से कह रहा है के से पहले आने वाले व्यंजन, तो यहाँ से हमको के तक गिनना है। तो के तक गिनना है तो यहाँ से देखिए कर्ली ब्रैकेट बनाना है। ए तो नहीं होगा, फिर बी हो सकता है, फिर सी हो सकता है, डी होगा, ई तो नहीं है, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, आई नहीं होगा, तो फिर आई के बाद जे। बस इतने अक्षर आपके सामने आने हैं, टोटल आपके पास इतने ही अक्षर आने हैं। इसके बाद के आ जाएगा, मतलब के पहले का पूछ रहा है तो बस इतने ही अक्षर का ही समुच्चय बनेगा, वावेल्स को छोड़कर। इनको व्यंजन कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। सॉरी, 5वें का 6 क्वेश्चन आपका टोटल हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट वाला बच रहा है 6 वाला, उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद ये प्रश्नावली हमारी खत्म हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है कि कह रहा है मैच करना है, यानी मिलान करना है। तो 2 फॉर्म आपको दिए हैं, एक साइड आपका दिया है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया है, ये वाला आपका टेबुलर फॉर्म में दिया है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में आपका दिया है। तो कह रहा है इन दोनों को मैच करिए कि किसके साथ कौन सा सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि 1 2 3 6, है ना, तो किसमें मैच करेगा ये। तो यहाँ से देखिए आपका ये सी वाला क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स इज सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो सही बात है, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं और 6 जो है इन सब से कट जाएगा। तो आपका पहला वाला किस में जाएगा, सी में चला जाएगा। तो पहला वाला मैच कराना है हमें किससे, सी से। तो पहला वाला हमारा सी से हो गया। अब दूसरा वाला कह रहा है 2 और 3, 2 और 3। तो कह रहा है 2 और 3 क्या है, यहाँ से देखिए दूसरा वाला 2 और 3 क्या है हमारा, एक अभाज्य संख्या है, ये खुद से ही कटेगा मतलब, और ये 6 को विभाजित कर लेगा। तो ये आपका दूसरा का ए देखिए यहाँ से मैच हो जाएगा, दूसरा का ए, यानी कि x आपका एक अभाज्य संख्या है, सही बात है, 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, और 6 का भाजक है, मतलब 6 इन दोनों संख्याओं से कट जाएगा, है ना। तो दूसरे का आपका ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मैथमेटिक्स, इस फॉर्म इसका दिया है रोस्टर फॉर्म।
तो जाहिर सी बात है ये इस फॉर्म में रहा होगा, है ना। यहाँ पे रिपीटेड है तभी तो सिंगल सिंगल करके लिखा है। तो तीसरे का आपका डी हो जाएगा। बचा कौन सा, चौथे का बी तो आपका होना ही है। तो ये वाला आपका बी में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपका 9 ये अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। सॉरी, अभाज्य नहीं बोल सकते, विषम बोल सकते हैं। सो 1 3 5 7 9 ये सब विषम है, यानी कि ऑड है। तो ये देखिए यहाँ से x ऐसा है जो 10 से कम है, सही बात है 10 से कम है, और एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो सही बात है ये विषम प्राकृतिक संख्या है। टोटल यहाँ से आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई। बाकी का प्रश्नावली हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।